मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी क्रिया के पहले उसकी फिलॉसफी, उसकी अंडरस्टैंडिंग यदि हम अच्छी तरह से जान लें, समझ लें, फुल लॉजिक, तो क्रिया करने का तरीका अपने आप समझ में आ जाता है। किंतु समझने की प्रक्रिया कितनी लंबी होगी ये हमें नहीं पता है। जैसे प्राणायाम में छाती का प्रसार और संकुचन होता है। जैसे आप इनहेलेशन करते हैं तो ऑब्वियसली दिखने में और वैज्ञानिक रूप से भी, यौगिक रूप से भी चेस्ट का प्रसार होता है, फैलाव होता है। पर इसके पीछे समझो, जब छाती फैलती है तो हमारा डायाफ्राम नीचे जाता है, और जब छाती श्रिंक होती है, ये मतलब श्रिंक नहीं कहोगे पर रिलैक्स होती है, तो डायाफ्राम ऊपर नहीं अपने नेचुरल स्टेट में आता है। ऊपर का मतलब कि जहां पे नेचुरल स्टेट है उसके ऊपर नहीं जाएगा, वो नेचर पे आएगा। अब जिनको भी एक्सट्रीम डकार आती है, जिनको भी एक्सट्रीम डकार आती है, उनका जब वो प्राणायाम कर रहे होते हैं, खास करके चेस्ट एक्सपेंशन में प्राणायाम कर रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि उनका डायाफ्राम नाभि के ऊपर का हिस्सा ऊपर और खिंच रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो छाती में आ रहा है। यहीं से उनके प्राणायाम का सत्यानाश हो। क्यों? क्योंकि उनके छाती के एरिया में या छाती के नीचे के हिस्से में, डायाफ्राम के हिस्से में इतना खिंचाव होता है कि एक्सपेंशन के समय में लगता है कि वो ऊपर आ रहा है, और जब वो रिलैक्स करते हैं तो भी उनको कोई खास दिक्कत, रिलैक्सेशन नहीं होती, क्योंकि वो रिलैक्स नहीं करते, वो बाहर फोर्सफुली छोड़ते हैं। अब ऐसे लोगों को समझना ये चाहिए कि नहीं, कंसेप्ट बदलो, अपनी अंडरस्टैंडिंग और बेटर करो, केवल इमेजिनरी पे मत जाओ। एक्सपेंशन के समय में हमेशा डायाफ्राम नीचे ही जाएगा, चाहे जो करो। और यदि हम बजाय कि फोर्सफुल खींचने के या निकालने के, यदि हम बिल्कुल रिलैक्स अपने चेस्ट को छोड़ दें, सारा फोकस चेस्ट पर लाए, ब्रेथ पर नहीं, रिलैक्स करेंगे, तो 100% आपका डायाफ्राम रिलैक्स हो जाएगा। और डायाफ्राम के रिलैक्स होने पर मैं आपको बता रहा हूं, मन, मानसिक या मस्तिष्क की बहुत सारे असंतुलन आप बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। किंतु ध्यान दें, वॉक करना इजी है, बिना कोई दुख के वॉक करना, दौड़ना कर सकते हो। योग में आसन में भी यदि गुरु ना भी रहे तो चलेगा, पर लेना जरूरी है। गुरु का संरक्षण, निरीक्षण आवश्यक है। प्राणायाम में जैसे जैसे माइक्रो लेवल पर, सूक्ष्म लेवल पर जाते हो, वैसे ज्यादा ज्यादा आपको हेल्प की जरूरत होती है। हेल्प का मतलब गाइडेंस की जरूरत, ताकि आपका मेंटल कंफ्यूजन दूर हो। प्रैक्टिस करो पर कंफ्यूजन न रहे, तो कंफ्यूजन दूर करके उस फिलोसॉफिकल मेथड को स्ट्रॉन्ग करके आप प्रैक्टिस करो तो ज्यादा बेटर, ध्यान में और ज्यादा जरूरत है। इसीलिए उपनिषद काल में सबसे ज्यादा कन्वर्सेशन होता था, सत्संग होता था। उपनिषद का मतलब ही वही है, अपने गुरु के नजदीक होकर के बातचीत करना। तो आप जब ज्यादातर हिस्से में बातचीत के माध्यम से समझने की कोशिश करते हो, तो अभ्यास अपने आप होने लगता है।